हमारा निकाह हो गया है शहजादी, और निकाह का पहला नियम ये है कि बीवी अपने शौहर के साथ रहती है। दोबारा मुझसे दूर जाने की बात मत करना, वरना मैं बहुत बुरे तरीके से पेश आऊंगा। वहाब ने अंजुम के कान के लौ को हल्का सा अपने दांतों में दबाते हुए सरगोशी की, जिससे उसके होठों से एक बेचैनी सी सिसकी निकल पड़ी और वह दर्द व शर्म से अपने होठ काटने लगी। वहाब की तपती नजरें फिसलकर उसके गुलाबी होठों पर ठहर गई और उसने ऊपर से ही अंजुम की जांघों को अपने मजबूत हाथों से जोर से भींच लिया, जिससे अंजुम बिना पानी की मछली की तरह तड़प कर रह गई। तुम सिर्फ और सिर्फ मुझे 5 मिनट दो, मैं तुम्हें हर तरह से अपने लिए तैयार कर दूंगा। तुम मेरा इश्क हो, मैं तुम्हारी रूह के साथ साथ तुम्हारे पूरे वजूद में समाना चाहता हूँ। अपने प्यार की गहरी छाप छोड़कर तुम्हें हमेशा के लिए अपने नाम करना चाहता हूँ। उसका भारी और मदहोश लहजा अंजुमन के दिल में उतर रहा था। वहाब ने एक झटके से उसे अपनी बाहों में ऊपर उठा लिया और दीवार के सहारे टिकाते हुए उसकी कमर पर अपनी पकड़ कस दी। जहां अंजुमन की टांगें उसकी पीठ के गिर्द लिपटी हुई थी और वो पूरी तरह उसकी गिरफ्त में कैद थी। जब अंजुमन डरकर होटल से भागी तो उसने सामने उसी गाड़ी को पाया जिसमें वहाब पहले से बैठा मुस्कुरा रहा था, क्योंकि कल रात सोते हुए उसने सुई की नोक जितना छोटा गुप्त यंत्र अंजुमन की बाह में लगा दिया था, जिसे वो दुनिया के किसी भी कोने में उसे छिप नहीं सकती थी। अल्लाह ताला माफ करने वालों को पसंद करता है, आप भी मुझे माफ कर दीजिए। अंजुमन के थरथराते लबों से ये दुआ सुनकर वहाब ने उसे अपनी गोद में खींच लिया और गाड़ी के सीट के पीछे गिराकर पूरी तरह उस पर झुक गया। वहाब का हाथ अंजुमन की कसी हुई कुर्ती के अंदर दाखिल हुआ और उसकी कमर की कांपती त्वचा को छूते हुए ऊपर बढ़ा। उसकी उंगलियों के पोरों ने जैसे ही उसके भीतर वस्त्र की पट्टी को छूकर खोलना शुरू किया तो अंजुमन की सांसें हलक में ही अटक कर रह गई। मेरी जान, मैं तो बस तुम्हें एक छोटी सी सजा दे रहा हूँ, जिसमें तुम्हें मुझसे भी कहीं ज्यादा मजा आने वाला है। ये कहकर वहाब ने उसके कांपते होठों को अपनी गिरफ्त में ले लिया और अपनी बाहों का घेरा इतना तंग कर दिया कि अंजुमन के दिल की हर एक धड़कन वहाब के सीने पर साफ महसूस होने लगी। सुनसान सड़क पर खड़ी उस गाड़ी में अंजुमन की मदहोश सिसकियां गूंज रही थी और वहाब उसके नाजुक कंधों से कुर्ती सरकाकर वहां मौजूद दिल को पागलों की तरह चूमते हुए अपने बेपनाह इश्क की प्यास बुझा रहा था। ये कहानी उस दिन शुरू हुई थी। आज अंजुमन बहुत नाराज थी। छोड़िए मुझे, मुझे आपके साथ नहीं जाना, आप बहुत बुरे हैं। ये कहकर अंजुमन ने जोर से वहाब की कलाई पर अपने दांत गाड़ दिए, लेकिन वहाब को तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। अंजुमन अब बुरी तरह से तंग आ चुकी थी। वह दोनों उस वक्त गाड़ी की पिछली सीट पर बैठे हुए थे और वहाब ने उसे अपनी गोद में जकड़ रखा था। अगले ही पल वह उसके चेहरे की तरफ झुका तो अंजुमन की सांसें अटकने लगी। वह अचानक पीछे की ओर खिसकी और इस खींचतानी में गाड़ी की सीट पर लेट गई, जबकि वह पूरी तरह उस पर छाया हुआ था। वहाब हल्का सा उसके कानों के पास झुका, सरगोशी करते हुए अंदाजे में बोला, हमारा निकाह हो गया है शहजादी, और निकाह का पहला नियम यह है, बीवी अपने शौहर के साथ रहती है। दोबारा मुझसे दूर जाने की बात मत करना, वरना मैं बहुत बुरे तरीके से पेश आऊंगा। ये कहकर उसने अंजुमन के कान की लौ को हल्का सा अपने दांतों में दबा लिया, जिससे उसके होठों से एक बेचैनी सी सिसकी निकली और वह दर्द से अपने होठ काटने लगी। वहाब की नजरें भटकते हुए उसके गुलाबी होठों पर ठहर गई। और बेहद खूबसूरत थी और उसने आधुनिक भारतीय अंदाज की बेहद कसी हुई कुर्ती और पैजामा पहन रखा था, जिसके ऊपर उसने छोटी सी जैकेट डाली हुई थी। भले ही उसने गहरे काले रंग का फिटिंग वाला लिबास पहना हुआ था, लेकिन फिर भी उसके जिस्म की खूबसूरत बनावट साफ झलक रही थी। वह कम उम्र होने के बावजूद भरपूर स्त्रियों और सौंदर्य की मालकिन थी। वहाब की नजरें फिसलते हुए उसकी पोशाक पर जाकर अटक गई और उसने ऊपर से ही अंजुमन की कंधों को अपने हाथों से जोर से दबाया, जिसे अंजुमन बिना पानी की मछली की तरह तड़प कर रह गई। मैंने तुमसे कहा था इस तरह के तंग कपड़े मत पहना करो, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। लोग तुम्हें ऐसे लिबास में देखें। ये कहकर वहाब ने उसकी टांगों को अपनी पकड़ में ले लिया तो अंजुमन बुरी तरह से सहम कर पीछे हटी। आप मुझ पर हुक्म नहीं चला सकते, मैं आपकी खरीदी हुई दासी नहीं, मैं अंजुमन हूँ, अपनी मर्जी की मालकिन। गुस्से के मारे उसका चेहरा अंगारे जैसा लाल हो गया था, मगर वहाब के खौफ के कारण उसकी आवाज कांप रही थी। वहाब उसकी इस हिम्मत पर दिल ही दिल में उसकी तारीफ किए बिना नहीं रह सका और फिर उसके बालों की लटों को अपनी उंगली पर लपेटते हुए दिलकश अंदाज में बोला, तुम वहाब की बेगम हो, सिर्फ इस वजह से तुम्हारी इस नाफरमानी पर भी मैं तुम्हें कुछ नहीं कह रहा। उसकी आवाज में एक अजीब सी तपिश थी। उसी दौरान उसके हाथ फटकते हुए अंजुमन के सीने पर जा टिके, जिसे अंजुमन के मुंह से एक जोरदार चीख निकल पड़ी।
वहाब ने तुरंत ही उसके होठों पर अपनी हथेली रख दी। भारी आवाज में कहा, ये हमारा बेडरूम नहीं है प्यारी लड़की। इस गाड़ी को वहाब की सेक्रेटरी चला रही थी, जो उसकी एक अच्छी दोस्त भी थी। उसने पीछे मुड़कर बेहद नापसंदगी से वहाब को घूरा और कहा, क्यों इस मासूम बच्ची को डरा रहे हो? ये सुनकर वहाब शांति से सीधा होकर बैठ गया और थोड़ी दूर जाकर सारा ने गाड़ी वहाब को सौंप दी। दूसरी तरफ अंजुमन को अब तक इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था, वो भारत पहुंच चुकी है। वहाब न केवल उसे विदेश से अपने निजी विमान में भारत ले आया था, बल्कि कुछ ही देर पहले उसने जबरन निकाह करके उसे अपनी बीवी भी बना लिया था। मैं पुलिस में जाकर आपके खिलाफ शिकायत दर्ज करवाऊंगी। थोड़ी देर बाद अंजुमन की आंसुओं से भीगी आवाज दोबारा गूंजी, तो वहाब ने सामने लगे आईने में उसके तमतमाते चेहरे को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, ये सब तुम तब करोगी ना जब मैं तुम्हें अपनी हवेली की चौखट लांघने की इजाजत दूंगा। अंजुमन गुस्से से छटपटाकर रह गई और बोली, आप मुझे कैद नहीं रख सकते। अगर आपको लगता है कि इस ज्यादती से आप मेरे दिल में अपने लिए प्यार जगा लेंगे, तो मिस्टर वहाब, ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। मुझे आप जैसे बेरहम लोगों से सख्त नफरत है, जो दूसरों को मजबूर और लाचार करके उनकी बेबसी का फायदा उठाते हैं। अंजुमन की आंखों से फिर से आंसुओं की धार बहने लगी, जबकि दूसरी ओर वहाब ने सख्ती से अपने होंठ भींचते हुए कहा, मैंने तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती नहीं की है, मैंने तो बस अपना हक लिया है। अब्बास ने आज से 18 साल पहले तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में दिया था और मैंने बस वही किया जो मुझे ठीक लगा। उसके अंदाजे में बेहद लापरवाही थी। मैं आपका घर छोड़कर भाग जाऊंगी। आप पूरी दुनिया के सामने बदनाम हो जाएंगे मिस्टर वहाब। अगर मैंने आपको नाको चना ना चबवा दिए तो मेरा नाम भी अंजुमन नहीं। ये कहकर वह गुस्से से मुंह फुलाकर खिड़की से बाहर देखने लगी। उसके इन खोखली धमकियों से वहाब को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि वो भली भांति जानता था अंजुमन उसकी मर्जी के बिना एक कदम भी नहीं उठा सकती। रास्ता यूं ही सन्नाटे में कटता रहा। तभी एक बार फिर उस जालिम की सरगोशी करती आवाज गूंजी, फिलहाल तो अपने आप को मानसिक रूप से तैयार कर लो, क्योंकि सबसे पहले तो मुझे तुमसे अपना हक वसूल करना है और उसके बाद ही बाकी की बातें होंगी। अंजुमन के पूरे वजूद में एक जबरदस्त झटका लगा और वह एकदम से बहुत ज्यादा घबरा गई। मुझसे ऐसी कोई भी उम्मीद मत रखिएगा मिस्टर वहाब, उसने बेहद तलख आवाज में जवाब दिया। गाड़ी एक बहुत बड़े फार्म हाउस के सामने आकर रुकी, जिसे वहाब ने 1 साल पहले खास इसी मकसद से बनवाया था। जैसे ही अंजुमन गाड़ी से बाहर निकली, उसने तुरंत मुख्य द्वार की तरफ दौड़ लगा दी, मगर इससे पहले कि वह दरवाजे की चौखट को पार कर पाती, वहाब ने उसकी पतली कमर में हाथ डाला और उसे एक झटके से पीछे की ओर खींच लिया। अंजुमन का सिर सीधे वहाब के चौड़े सीने से जा टकराया। वहाब की हथेलियां इस दौरान मजबूती से उसकी तेज धड़कनों पर जमी हुई थी, जिनका एहसास पाते ही अंजुमन की सांसें हलक में अटकने लगी। वहाब ने अंजुमन की रेशमी जुल्फों को कंधे से हटाकर उसकी पीठ पर बिखेर दिया और उसकी नाजुक गर्दन पर अपने होंठ रखते हुए फुसफुसाया, मेरी जान, यहाँ से भागना इतना आसान नहीं है। ये कहकर वहाब ने सुरक्षा कर्मी कबीर को हुक्म दिया, जिसने अंजुमन के देखते ही देखते बड़ा दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। अंजुमन तड़पकर गुस्से से वहाब की तरफ पलटी, तो वहाब ने आगे झुककर सीधे उसके होठों को अपनी गिरफ्त में ले लिया। वह इस अचानक हुए हमले के लिए कतई तैयार नहीं थी। हालात ऐसे बन गए थे कि उसने वहाब के कुर्ते को कसकर अपनी मुट्ठियों में जकड़ लिया था। कभी वह उसे खुद से दूर धकेलने की नाकाम कोशिश करती, तो कभी बेबसी के आलम में अपनी गर्दन का सहारा ले लेती। अपनी प्यास बुझाने के बाद वहाब जब उससे थोड़ा अलग हुआ, तो अंजुमन की आंखों में नाराजगी और अविश्वास का सैलाब था। उसने बेकाबू होकर तुरंत अपने कांपते होठों पर हाथ रखा, लड़खड़ाती आवाज में बोली, आपकी हिम्मत भी कैसी हुई मेरे करीब आने की? ये सुनकर वहाब ने उसकी नाजुक उंगलियों को अपनी उंगलियों में फंसाया और उसे गाड़ी के बोनट से सटाकर खड़ा करते हुए एक बार फिर उसके चेहरे पर झुक गया। मेरी हिम्मत तो कभी चुनौती मत देना, यही तुम्हारे हक में बेहतर होगा। और हाँ, दोबारा यहाँ से भागने की जरूरत मत करना, वरना इसका अंजाम बहुत ही भयानक होगा। अगर मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ, तो इसका कतई ये मतलब नहीं है कि तुम्हारी नादानियों पर तुम्हें कोई सजा नहीं मिलेगी। जो काम भी तुम मेरी मर्जी के खिलाफ करोगी, तुम्हें उसकी सारी कीमत चुकानी पड़ेगी। उसकी आवाज में एक दहकती हुई आंच थी और अंजुमन को अपनी पूरी जिंदगी में पहली बार किसी इंसान से इस कदर खौफ महसूस हो रहा था। क्या आप मुझे जान से मार देंगे? उसने अपनी बड़ी बड़ी आंखों में आंसू भरकर थरथराते हुए पूछा, तो वहाब ने मुस्कुराते हुए ना में सिर हिला दिया। नहीं मेरी जान, मैं तुम्हें जान से नहीं मारूंगा, बल्कि जीते जी तुम्हारी जान की मुसीबत बन जाऊंगा। ये कहकर उसने अंजुमन के सीने पर हाथ रखकर दोबारा उसे खींच दिया।
इससे वो बेचैनी के मारे तड़प कर रह गई। वह चाह कर भी वहाब की इन गुस्ताखियों को रोक नहीं पा रही थी, क्योंकि उसके तो वहमो गुमान में भी नहीं होता था वहाब कब ऐसी हरकत करके उसके होश हवास उड़ा देगा। चलो शाबाश, अब सीधे अंदर चलो, मैं तुम्हें तुम्हारा नया घर दिखाता हूँ। और उसका नाजुक बाजू पकड़कर एक बार फिर उसे खींचता हुआ अंदरूनी दालान की तरफ ले गया, जबकि इस पूरे रास्ते अंजुमन की जुबान लगातार चल रही थी। मिस्टर वहाब, तुम अच्छी तरह जानते हो, जब मेरे अब्बा इरफान को ये सब पता चलेगा तो वो तुम्हारी ईंट से ईंट बजा देंगे। वहाब ने पीछे मुड़कर उसे एक नज़र देखा और बोला, मैंने तुम्हारे अब्बा इरफान को हम दोनों की निकाह की तस्वीरें भेज दी हैं, लेकिन वह अभी तक ऑफलाइन है। यकीनन वह तुम्हारी अम्मी नादिरा के साथ मसरूफ होंगे। ये सुनते ही अंजुमन के गोरे गाल शर्म और गुस्से से एक बार फिर दहक उठे। तुम इस कदर बेशरम इंसान क्यों हो? वो गुस्से से अपने दांत पीसते हुए बोली। अभी तो मैंने तुम्हें अपनी कोई बेशर्मी दिखाई ही नहीं है और तुम्हारी जान अभी से हलक में आ गई। सोचो, जब मैं तुम्हें अपना असली बेशरम रूप दिखाऊंगा तब तुम्हारा क्या हाल होगा। ये कहकर वहाब ने अंजुमन की कमर पर अपनी मजबूत पकड़ बनाई और उसे साथ लेकर मुख्य बैठक में आ गया। अंजुमन उस दौरान लगातार अपनी नजरें चारों तरफ घुमाकर वहां से भागने का कोई गुप्त रास्ता तलाश कर रही थी। इन सभी दरवाजों पर गुप्त कोड लगा हुआ है, जिसका पासवर्ड सिर्फ और सिर्फ मुझे मालूम है। वहाब ने उसकी बेचैनी भांपते हुए गहरी नजरों से देखकर कहा। इस वक्त उस विशाल बैठक में वे दोनों पूरी तरह तन्हा थे। वहाब की नजरें एक बार फिर से फिसलते हुए अंजुमन के भारतीय लिबास, तंग चूड़ीदार पजामे और कसी हुई कुर्ती में कसी उसकी सुडौल टांगों पर जाकर टिक गई। तुम भला की खूबसूरत हो, वो उसे सिर से पांव तक अपनी नजरों में लेते हुए भारी आवाज में बोला। तो अंजुमन तेजी से घबराकर पीछे की तरफ खिसक गई और अपने सूखे होठों पर घबराहट में जुबान फेरते हुए बोली, मुझे बहुत भूख लग रही है, क्या मुझे खाने के लिए कुछ मिल सकता है? ये सुनकर वहाब के होंठ मुस्कुराहट में ढल गए। मुझे भी बहुत भूख लग रही है, पहले मुझे अपनी भूख मिटाने दो, फिर तुम्हारे खाने का प्रबंध करता हूँ। ये कहकर वह उस पर एक बार फिर से झुक गया था। अचानक ही अंजुमन को महसूस हुआ वहाब के हाथ उसकी तंग कुर्ती और चूड़ीदार पजामे की डोरी पर रेंग रहे हैं। जैसे ही उसने बांधने वाली डोरी को हल्का सा ढीला किया, अंजुमन ने तुरंत उसके हाथ थाम लिए। तेजी से गहरी सांस लेने लगी। कृपया अभी नहीं, मैं अभी इस सब के लिए मानसिक रूप से बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ। ये सुनकर वहाब ने उसे उठाकर अपनी गोद में बिठाया और उसकी गर्दन पर अपने हाथ टिकाते हुए अपना माथा उसके माथे के करीब ले गया। दोनों की सांसें एक दूसरे में उलझने लगी थी। तुम सिर्फ 5 मिनट दो, मैं तुम्हें हर तरह से तैयार कर दूंगा। अंजुमन ने तेजी से नाम में सिर हिला दिया। आंसू एक बार फिर से उसकी आंखों से टूटकर उसके गालों पर बहने लगे थे। आप थोड़ी देर पहले मुझसे कह रहे थे कि आप मुझसे मोहब्बत करते हैं। हाँ, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, लेकिन एक बात मैं तुम्हें साफ कर रहा हूँ कि सिर्फ रूहानी मोहब्बत वाला कोई किस्सा नहीं है। तुम मेरा इश्क हो, मैं तुम्हारी रूह के साथ साथ तुम्हारे पूरे वजूद में समाना चाहता हूँ। इसलिए ये बात तो भूल ही जाना, मुझे तुम्हारे जिस्म की चाहत नहीं है। अब चाहे इसे तुम मेरा प्यार समझो या फिर मेरा पागलपन और जुनून, मैं तुम्हारे वजूद पर अपनी मोहब्बत की गहरी छाप छोड़कर तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए अपने नाम करना चाहता हूँ। उसके ये शब्द अंजुमन को अपने सीने में खंजर की तरह चुभते हुए महसूस हो रहे थे और उसका अंदाजा इस कदर भारी था, अंजुमन का पूरा बदन ठंडा पड़ने लगा था। लेकिन हम दोनों आपस में एक छोटा सा समझौता कर सकते हैं। अगर तुम मुझसे वादा करो कि तुम इस हवेली से भागने की कोशिश नहीं करोगी और अगले 2 महीने तक शांति से यहाँ मेरी मर्जी के मुताबिक रहोगी और अपने मायके वालों से संपर्क करने की भी कोशिश नहीं करोगी, तो फिर मैं तुम्हें थोड़ा वक्त देने के बारे में सोच सकता हूँ। वह बेहद चालाक इंसान था। अंजुमन को इस वक्त इस बात का गहराई से एहसास हुआ था। उसने वहाब के सीने पर अपने दोनों हाथ जमाए, लड़खड़ाते हुए उठकर एक तरफ बैठ गई। ठीक है, मुझे ये शर्त मंजूर है। उसकी टांगें अभी भी वहाब की गोद में ही थी, जिन पर वहाब आहिस्ता आहिस्ता अपने हाथ फेर रहा था। मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम समझदारी भरा फैसला करोगी। खैर चलो उठो और अब मेरे लिए स्वादिष्ट खाना बनाओ, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। फातिमा चाची जब भी भारत फोन करती थी तो यही बताती थी कि तुम बहुत अच्छा खाना पका लेती हो। ये सुनकर अंजुमन ने उसे तीखी नजरों से देखा। अगर मैं खाना पकाने से मना कर दूं तो? ये सुनते ही वहाब एक बार फिर से उसके बेहद करीब आ गया। तो फिर मुझे अभी इसी वक्त मेरा पति होने का हक देना होगा। अंजुमन बेबसी और गुस्से से छटपटाकर रह गई। या मेरे अल्लाह, मैं कहाँ आकर फंस गई हूँ। इस इंसान की हर बात अपने हक से शुरू होकर उसी पर खत्म हो जाती है। ठीक है, मैं आपके लिए खाना पकाती हूँ। ये कहकर वह उठी और लड़खड़ाते कदमों से रसोई की तरफ बढ़ गई।
जबकि वहाब बड़े सुकून से सोफे से पीठ टिकाकर बैठा उसका काम करते हुए देख रहा था। वह 18 साल की बेहद हसीन लड़की थी, जो पूरी तरह से वहाब के दिलो दिमाग पर छाई हुई थी। उसके फूले हुए टमाटर जैसे लाल गाल हर बार ही वहाब का ध्यान अपनी तरफ खींच लेते थे, और अभी भी वह उसके तमतमाते गालों को गहरी चाहत भरी नजरों से देख रहा था। अभी सिर्फ 5 ही मिनट बीते थे कि हवेली के बाहर अचानक पुलिस की गाड़ी के सायरन की तेज आवाज गूंजी। अंजुमन की आंखें एकदम से खुशी के मारे चमक उठी, क्योंकि उसके अब्बा इरफान ने भारत में मौजूद उसके दूसरे चाचा को सारी बात बता दी थी। वहाब के घर वालों को भी सब पता चल चुका था, लेकिन वहाब को इनमें से किसी की भी कोई परवाह नहीं थी। अब्बास ने जज्बात में आकर कुछ ही दिन पहले अपनी सारी जायदाद और दौलत अपने पोते वहाब के नाम कर दी थी, इसलिए वो खुद भी बुरी तरह बेबस हो चुके थे। और वहाब से दुश्मनी मोल लेने का सीधा मतलब ये था कि वो खुद अपने ही हाथों से अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारे। लगता है तुम्हारे अब्बा नींद से जाग गए हैं, वहाब मुस्कुराते हुए बोला और बाहर की तरफ बढ़ा, लेकिन जाने से पहले उसने अंजुमन को सख्त नजरों से घूरते हुए चेतावनी दी। खबरदार जो बाहर कदम निकाला, मुझे पुलिस वालों से निपटने दो। ये सुनकर अंजुमन अपनी जगह पर ही ठिठक गई, मगर जैसे ही वहाब मुख्य दरवाजे से बाहर निकला, वो उससे भी तेज रफ्तार से बाहर पुलिस की तरफ भागी। अगले ही पल वह इंस्पेक्टर आसिफ के पीछे जाकर छिप गई। वहाब ने गुस्से के मारे अपनी मुट्ठियां कसकर भींच ली। आसपास जितने भी सिपाही खड़े थे, उन सबकी नजरें बार-बार अंजुमन के लिबास और उसके हुस्न को ताक रही थी, जो इस वक्त खुले बिखरे बालों और अपनी हालत से बेखबर इतनी खूबसूरत लग रही थी, किसी भी मर्द का ईमान डगमगा जाए। चुपचाप वापस अंदर चलो, वहाब ने उसे खूंखार नजरों से घूरते हुए हुक्म दिया। अंजुमन जोर-जोर से नामे अपना सिर हिलाने लगी और अगले ही पल रोते हुए कांपती आवाज में बोली, इंस्पेक्टर आसिफ, मुझे इस जालिम शख्स से बचा लीजिए। इसने मुझे जबरदस्ती अगवा किया है। आसिफ ने उसकी बात पर ध्यान देने के बजाय वहाब की तरफ रुख किया। मिस्टर, क्या मोहतरमा सच कह रही हैं? उसकी आंखों में शरारत तैर रही थी। वो वहाब के बचपना का सबसे पक्का दोस्त था और थोड़ी देर पहले ही उनके निकाह में भी शामिल हुआ था। जवाब में वहाब ने निकाहनामा सीधे उसके सामने रख दिया तो आसिफ ने अंजुमन की तरफ घूमते हुए साफ शब्दों में कहा, सर, आप मैडम को अपने साथ ले जा सकते हैं और आपको हुई परेशानी के लिए हम माफ़ी चाहते हैं। दरअसल हमें ऊपर से आदेश मिले थे, लेकिन अब हम इस मामले को यहीं बंद कर रहे हैं। इतना सुना था कि अंजुमन ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। इस आदमी ने मुझसे जबरन शादी की है। मुझे इस आदमी के साथ एक पल भी नहीं रहना। मुझे अपने साथ ले चलिए। मुझे अपने अब्बा इरफान के पास वापस जाना है। इससे पहले कि वह और कुछ कह पाती, वहाब उसका बाजू पकड़कर उसे घसीटता हुआ दोबारा अंदर ले आया। इस बार वह उसे सीधे अपने शयन कक्ष में ले गया। उसने गुस्से में अंजुमन को बिस्तर पर पटक दिया, जिसे वह सहमी हुई नजरों से उसे देखने लगी। मैंने तुमसे क्या कहा, छोटी लड़की? वहाब की आवाज में अब जरा भी नरमी नहीं थी और उसकी आंखों में गुस्से की लपेटें साफ दिखाई दे रही थी। उसने अंजुमन की बाह को कसकर भींचते हुए और उसकी आंखों में आंखें डालकर खूंखार लहजे में कहा। तो अंजुमन एक बार फिर फूट-फूट कर रोने लगी। खामोश, बिल्कुल खामोश। अब मुझे तुम्हारी जरा भी आवाज़ सुनाई ना दे। बिल्कुल चुप हो जाओ। वह इस कदर गरज कर दहाड़ा कि अंजुमन अपनी जगह पर काँप उठी और उसने डर के मारे तुरंत अपने होठों पर उँगली रख ली। मुझे आपसे नफ़रत है, सख्त नफ़रत। वह सिसकते हुए बोली। आप बहुत बुरे इंसान हैं। अब्बा इरफान और अम्मी नादिरा आपके बारे में बिल्कुल सच कहते थे। आप भी अपने खानदान के उन पुराने बुजुर्गों जैसे ही हैं, जो सिर्फ और सिर्फ औरत को नीचा दिखाना और अपमानित करना जानते हैं। उसकी ये बात सुनकर वहाब को लगा जैसे किसी ने उसके सीने पर भारी वार कर दिया हो। मैं सिर्फ उसी औरत का सम्मान करता हूँ जो अपनी इज्जत करवाना जानती हो, पर मैं तुम्हें आखिरी बार चेतावनी दे रहा हूँ। इतना तो तुम्हें समझ आ ही गया होगा कि मेरे मर्जी के बिना यहाँ पत्ता भी नहीं हिल सकता। लेकिन फिर भी अगर तुमने मेरे नियमों को तोड़ा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चलो शाबाश, सबसे पहले जाकर अपने कपड़े बदल लो। अंजुमन ने वहाब का लंबा भारतीय कुर्ता और पैजामा पहन रखा था। पैजामा को उसने नीचे से मोड़ा हुआ था। कुर्ता उसके घुटनों से भी नीचे लटक रहा था, क्योंकि वहाब का कद 6 फीट 2 इंच था, जबकि अंजुमन मुश्किल से 5 फीट 4 इंच की थी। उसका मुंह अभी भी गुस्से से फूला हुआ था, जबकि वहाब को भी इस बात का एहसास हो चुका था कि थोड़ी देर पहले उसने अंजुमन पर ज़रूरत से ज़्यादा गुस्सा किया था। यहाँ आकर बैठे वहाब ने उसे अपनी गोद में बैठने का इशारा किया तो अंजुमन अपनी जगह पर जड़ हो गई। उसने बेबसी में नामे सिर हिलाया, लेकिन वहाब की तीखी घूरती नज़रों के आगे मजबूर होकर वह छोटे-छोटे कदम उठाती उसकी गोद में आकर बैठ गई। क्या हम दोनों अच्छे दोस्त की तरह यहाँ साथ नहीं रह सकते?
अंजुमन ने यह सुनकर उसे बेहद आहत भरी नजरों से देखा। आप मुझे जबरन उठाकर अपने साथ ले आए हैं और अब मुझसे ये उम्मीद रख रहे हैं कि मैं आपसे दोस्ती कर लूं। वहाब ने बेपरवाही से कंधे उचका दिए। अगर तुम मुझसे दोस्ती रखोगी तो तुम खुद चैन में रहोगी, लेकिन अगर दुश्मनी मोल लोगी तो भारी नुकसान उठाओगी। वह एक बार फिर उसकी रेशमी जुल्फों से खेलने लगा था। मेरा इरादा तुम्हें दुख पहुंचाने का बिल्कुल भी नहीं है प्यारी लड़की, मैं तुम्हें टूट कर चाहता हूँ। उसने उसकी नाजुक गर्दन पर अपने होठ टिकाते हुए कहा, जिसे अंजुमन के मुंह से एक बेबस सिसकी निकल पड़ी। मेरे अपने कुछ सपने हैं मिस्टर वहाब, और आपने उन सभी सपनों को पैरों तले रोन दिया। आपने मेरी पूरी जिंदगी को अपनी मुट्ठी में करने की कोशिश की है। मैं आप पर कभी भी किसी भी हाल में भरोसा नहीं कर सकती। वहाब ने उसे और करीब खींचते हुए उसके कुर्ते के अंदर हाथ सरकाया। उसकी धड़कनों को हल्के से सहलाते हुए बोला, मैं जानता हूँ कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम्हें इस रिश्ते को और मुझे समझने में थोड़ा वक्त लगेगा। अंजुमन का पूरा ध्यान उसके हाथों पर अटका हुआ था। एक बार फिर बहकने लगे थे। आपने अभी कहा था कि आप मुझे तंग नहीं करेंगे। उसने नीचे की तरफ इशारा करते हुए घबराकर कहा। तो वहाब के हाथ वहीं ठहर गए। मैंने तुमसे शारीरिक संबंध के मामले में बात की थी, इन छोटी-मोटी हरकतों के बारे में नहीं। अब मुझ में इतना भी सब्र नहीं है कि मैं अपनी ही खूबसूरत बीवी से खुद को पूरी तरह दूर रख सकूं। थोड़ी देर के बाद वहाब ने उसके लिए बाहर से खाना मंगवाया। अंजुमन ऐसे टूट कर खा रही थी, मानो कई दिनों से भूखी हो, जिसे देखकर वहाब को भी दिल से अपनी ज्यादती का पछतावा हुआ। जब सोने का वक्त आया तो वहाब ने जबरदस्ती उसे अपनी बाहों के घेरे में लेकर अपने साथ बिस्तर पर लिटा दिया। कुछ ही पलों में वहाब गहरी नींद में डूब गया, जबकि अंजुमन उस दौरान टकटकी लगाकर उसके चेहरे के नैन नक्श को निहार रही थी। तुम सच में बहुत खूबसूरत हो मिस्टर वहाब, वह उसकी दाढ़ी में अपनी नाजुक उंगलियां फेरते हुए धीमे से बोली। और तुम बहुत चालाक हो जंगली बिल्ली। ये सुनते ही अंजुमन के होश उड़ गए। उसे लगा था कि उसका ये दुश्मन सो चुका है, जबकि वो जाग रहा था। जैसे ही वहाब ने अपनी आंखें खोली, अंजुमन ने झपट कर अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। वहाब ने अपना चेहरा उसके महकते बालों में छुपा लिया। उसकी भीनी खुशबू को महसूस करने लगा। उसे आज भी वो दिन अच्छी तरह याद था जब अंजुमन पैदा हुई थी। वहाब ने खुद से पहली बार अपनी गोद में उठाया था, क्योंकि वहाब का अपनी चाची फातिमा से बहुत गहरा लगाव था। वो अपनी चाची से बेइंतहा मोहब्बत करता था। फिर जब उसकी चचेरी बहन इस दुनिया में आई तो वहाब ने उसे अपनी गोद में उठाते हुए साफ साफ कह दिया था कि ये शहजादी मेरी है, मैं बड़ा होकर इसी शहजादी से निकाह करूंगा। उसकी ये बात सुनकर उसकी चाची फातिमा हंस पड़ी और मुस्कुराते हुए बोली, ठीक है, ये शहजादी तुम्हारी हुई। वहाब को ऐसा लगा मानो उसे मंजूरी मिल गई हो, और वो बड़ी बेसब्री से अंजुमन के जवान होने की राह देखने लगा। उस वक्त अंजुमन के अब्बा इरफान भी अपने बाकी भाइयों के साथ भारत की इसी पुरानी हवेली में रहते थे। वहाब साई की तरह अंजुमन के इर्द गिर्द मंडराता रहता था। अंजुमन को किसके साथ खेलना है, किसके साथ बाहर जाना है और किससे मिलना जुलना है, ये सारे फैसले वहाब ही तय करता था। जबकि अंजुमन को कभी कभार उससे सख्त चिढ़ होने लगती थी। वह अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी का लुत्फ उठाना चाहती थी, अपनी पसंद से सहेलियां बनाना चाहती थी, लेकिन वहाब ने उसकी पूरी जिंदगी को अपनी मुट्ठी में कैद कर रखा था। वह उस वक्त 14 साल की थी और 9वीं कक्षा में पढ़ती थी, क्योंकि वह लड़के और लड़कियों के साझे स्कूल में पढ़ती थी। इसलिए वहाँ आरिफ नाम के एक लड़के से उसकी अच्छी दोस्ती हो गई थी और वे दोनों अपना ज्यादातर वक्त एक साथ बिताते थे। अंजुमन को आरिफ बहुत पसंद था, क्योंकि वो बेहद हंसमुख स्वभाव का और बेफिक्र मिजाज का लड़का था। दूसरी तरफ जब वहाब को इस बात की भनक लगी तो उसने ना सिर्फ अंजुमन और आरिफ की दोस्ती तुड़वा दी, बल्कि इसके साथ साथ उसने अंजुमन को बहुत बुरी तरह डांटा फटकारा भी, जिसकी वजह से अंजुमन के दिल में वहाब के लिए गहरी नफरत भर गई। और फिर अगले कुछ ही महीनों में उसके अब्बा इरफान ने अपने कारोबार को विदेश में जमा लिया। इस तरह अंजुमन भी अपने परिवार के साथ विदेश चली गई। इरफान वहाब के इस पागलपन और जुनून से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ थे और उन्हें हर पल डर सताता रहता था, कहीं इस दीवानेपन में उनकी बेटी को कोई नुकसान न पहुंच जाए। जबकि दूसरी तरफ वहाब ने हवेली में सबके सामने साफ ऐलान कर दिया था कि जैसे ही अंजुमन 18 साल की होगी, वह उसे निकाह करके उसे हमेशा के लिए अपनी जिंदगी में शामिल कर लेगा। इरफान को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने सिरे से इनकार कर दिया और अंजुमन से भी उन्होंने इस सिलसिले में कोई बात नहीं की थी। दूसरी तरफ अंजुमन अल्लाह का शुक्र अदा कर रही थी, वहाब से उसकी जान छूट गई। लेकिन ये भी उसकी बहुत बड़ी गलतफहमी थी, क्योंकि वहाब ने विदेश में भी अंजुमन पर पूरी नज़र रखी हुई थी। यही वजह थी कि अंजुमन का कोई भी पुरुष मित्र नहीं बन पाया था, और अगर वह किसी दिन किसी लड़के से बात भी कर लेती
तो अगले ही दिन वह लड़का कहीं दिखाई नहीं देता था। इन सब के पीछे वहाब का ही हाथ था, क्योंकि वो किसी को भी अंजुमन के करीब भटकने तक की इजाज़त नहीं देता था। एक दिन अंजुमन की दोस्त साजिया उसे अपने साथ घसीटते हुए ज़बरदस्ती एक जलसा घर लेकर चली गई। अंजुमन को लग रहा था कि वे लोग किसी बाग में टहलने जा रहे हैं, जबकि उन लोगों ने फर्जी पहचान पत्र बनवा रखे थे। अंजुमन का उनके साथ अंदर जाने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन वह अकेले घर वापस भी नहीं लौट सकती थी। उसकी सहेली साजिया ने उसे दिलासा दिया, बिल्कुल फिक्र मत करो, थोड़ी ही देर में हम वापस लौट चलेंगे और तुम्हें यहाँ बहुत मजा आएगा। उस महफिल में साजिया ने अंजुमन के शरबत में जानबूझकर बेहोशी की दवा पिला दी थी। असल में साजिया का खास दोस्त फरहान अंजुमन को पसंद करता था, लेकिन जब उसने शादी की बात कही तो अंजुमन ने पूरे स्कूल के सामने उसे साफ मना कर दिया था। अब वो अपनी उसी बेइज्जती का बदला लेना चाहता था। अंजुमन को अपने आसपास की सारी चीजें गोल गोल घूमती हुई महसूस हो रही थी और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। साजिया उसे एक अलग कमरे में लेकर चली गई, जहां फरहान पहले से ही मौजूद था। अंजुमन को इस तरह लड़खड़ाते कदमों से आते देख उसके होंठों पर एक घिनौनी मुस्कुराहट फैल गई। पागल लड़की, अब मैं तुम्हें किसी को भी मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ूंगा। वह बेहद नीच अंदाज में बड़बड़ाता हुआ अंजुमन की तरफ बढ़ा, लेकिन इससे पहले कि वो कोई भी गलत हरकत करता, दरवाजा जोरदार धमाके की आवाज के साथ खुला और उसी पल अंजुमन पूरी तरह बेहोश हो गई। कमरे में दाखिल होने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि वहाब था, जिसने अगले कुछ पलों में फरहान की बुरी तरह पिटाई करके उसकी हालत बिगाड़ कर रख दी। फिर अंजुमन को अपने कंधों पर उठाकर उस जगह के पिछले दरवाजे से बाहर निकल आया। थोड़ी ही देर के बाद जब साजिया वहां पहुंची और उसने फरहान की ये खास्ता हालत देखी, तो वह डर के मारे चीखने चिल्लाने लगी और देखते ही देखते वहां पुलिस भी आ पहुंची, जिसे अंजुमन के वे सारे तथाकथित दोस्त रंगों हाथों पकड़े गए। अगली सुबह जब अंजुमन की आंख खुली तो उसका सिर बुरी तरह चकरा रहा था और रात के सारे भयानक दृश्य एक एक करके उसकी आंखों के सामने घूमने लगे। उसे पूरी हकीकत समझ में आ चुकी थी। साजिया ने उसके साथ कितना बड़ा धोखा किया था, मगर वह कौन मेहरबान था जिसने उसे बचाया था। यही सोच सोचकर उसका दिमाग फटा जा रहा था, लेकिन फिर उसने ये सोचकर खुद को संभाल लिया, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उसकी इज्जत बच गई, वरना अगर कल फरहान अपने नापाक इरादे में कामयाब हो जाता तो वो कभी भी किसी से नजरें मिलाने के काबिल नहीं रहती। सिर्फ यही नहीं, बल्कि वहाब ने और भी कई मौकों पर अंजुमन की हिफाजत की थी, क्योंकि वह जानता था कि अंजुमन बहुत नादान और कम अक्ल है। जब वो 18 साल की हुई तो वहाब अपने माँ बाप के साथ सीधे विदेश पहुंच गया। उसके पिता अरमान ने उसे बहुत समझाया था, लेकिन वह अपनी एक ही जिद पर अड़ा रहा। बचपन में चाची फातिमा ने मुझे जुबान दी थी और अब मैं उन्हें अपनी जुबान से मुकरने नहीं दूंगा। दूसरी तरफ जब इरफान ने अपनी बैठक में अपने भतीजे को बैठे देखा तो वह एक पल के लिए हक्के बक्के रह गए। आज ही अंजुमन का 18वां जन्मदिन था और वह अपनी अम्मी नादिरा के साथ तोहफे खरीदने बाजार गई हुई थी, जबकि इधर वहाब उसे हमेशा हमेशा के लिए अपने नाम करने उसके घर आ धमका था। इरफान ने उसे बेहद नरमी से समझाते हुए कहा, देखो बेटा, जो तुम कह रहे हो वो बहुत पुरानी बात हो चुकी है और मुझे नहीं लगता कि आज के दौर में ये सब मुमकिन है। अंजुमन तुमसे निकाह नहीं करना चाहती और मैं अपनी बेटी की मर्जी के खिलाफ जाकर कोई भी कदम नहीं उठाऊंगा। ये सुनकर वहाब ने गुस्से में अपनी मुट्ठियां भींच ली। चाचा जान, जहाँ तक मुझे लगता है आपने तो उसे अभी तक हम दोनों के इस रिश्ते के बारे में कुछ बताया ही नहीं। हालांकि आपका फर्ज बनता था कि आप उसे हमारे रिश्ते से वाकिफ करवाते। खैर, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। जहाँ तक उसके इनकार का सवाल है तो उस इनकार को इकरार में बदलना आपका काम है। ये सुनकर इरफान एकदम गुस्से से भड़क उठे। अरमान भाई साहब, आप अपने बेटे वहाब को समझा लीजिए, ये इनकार कभी हाँ में नहीं बदल सकता। और तुम भी वहाब, जितनी जल्दी हो सके अंजुमन को भूल जाओ, यही तुम सबके हक में बेहतर होगा। अरमान अपने भाई की बात सुन ही रहे थे कि माहौल में तनाव और गहरा हो गया। अरमान ये सब सुनकर गुस्से में आ गए थे, क्योंकि उनके खानदान में ये पुरानी परंपरा थी कि जब एक बार जुबान दे दी जाती तो उससे मुकरना अपनी घोर बेइज्जती समझा जाता था। और यहाँ पर इरफान न सिर्फ अपनी दी हुई जुबान से पीछे हट रहे थे, बल्कि अपने ही परिवार के लोगों को जलील भी कर रहे थे। वह आपने अपने चाचा इरफान की आंखों में आंखें डालकर बिल्कुल दो टूक अंदाज में कहा, आप चाहें तो अपनी मर्जी से इज्जत के साथ उसे मेरे साथ विदा कर दें या फिर उसे जबरदस्ती अपने साथ उठा ले जाऊंगा, क्योंकि निकाह तो मैं सिर्फ और सिर्फ उसी से करूंगा। अब ये पूरी तरह आप पर निर्भर करता है कि आप इनमें से कौन सा रास्ता चुनते हैं। ये कहकर वह लंबे लंबे कदम बढ़ाता हुआ वहां से बाहर निकल गया।
इरफान रात के वक़्त अंजुमन की अम्मी नादिरा से इसी सिलसिले में बात कर रहे थे। अंजुमन ने छिपकर उनकी ये सारी बातें सुन ली थी। वह खुद भी हद से ज़्यादा घबरा गई थी। वहाब के बारे में सोचकर ही उसे बचपन की वे सारी बंदिशें और पाबंदियाँ याद आ गईं, जिससे उसने बेकाबू खौफ के मारे अपने जिस्म में एक थरथराहट महसूस की। उस दौरान वहाब ने उसे फ़ोन पर संपर्क करने की बहुत कोशिश की, लेकिन अंजुमन ने ना सिर्फ उसका नंबर ब्लॉक कर दिया था, बल्कि डर के मारे उसने घर से बाहर निकलना भी पूरी तरह छोड़ दिया था। और फिर एक रात वहाब उसे चुपचाप बेहद खामोशी से उसके घर से उड़ा लाया। अंजुमन की जब नींद खुली तो आसपास बहुत तेज आवाज़ और शोर था। उसे लगा कि वो किसी हवाई जहाज में है, और फिर कुछ ही देर में उसका ये शक पूरी तरह हकीकत में बदल गया, क्योंकि वह सचमुच वहाब के निजी विमान में बैठी थी। वहाब उसके ठीक सामने सीट से पीठ टिकाए बड़े सुकून और मदहोश नज़रों से उसे देख रहा था। मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरी जान तुम्हारी नींद अब पूरी हो चुकी होगी। वह खुमार भरी धीमी आवाज में कहता हुआ हल्का सा उसकी तरफ झुका तो अंजुमन के पूरे वजूद को एक जबरदस्त झटका लगा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और मैं इस वक्त कहाँ पर हूँ? तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे इस तरह यहाँ लाने की? खिड़की से बाहर बादलों को देखते ही उसकी सांसें हलक में अटकने लगी। फिर थोड़ी ही देर में वह घबराहट के मारे दोबारा से बेहोश हो गई। वहाब ने एक गहरी सांस छोड़ी। अब तो ये और भी अच्छा है, इसे सीधे भारत पहुंचकर ही होश आए। वो मन ही मन में बुदबुदाता हुआ अपनी आंखें मूंद गया। अंजुमन को लगभग 1 घंटे के बाद दोबारा होश आया तो उसने पूरे विमान में चीख चीख कर भारी हंगामा खड़ा कर दिया। वहाब उसे सीधे भारत में अपने दोस्त के घर ले आया, जहां मौलवी यूसुफ और निकाह के गवाह पहले से मौजूद थे। उन सबको देखकर अंजुमन की आंखें हैरानी के मारे फटी की फटी रह गई। नहीं, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। उसने जोर-जोर से रोते बिलखते हुए हंगामा किया, तो वहाब उसका नाजुक बाजू दबोच कर उसे घसीटता हुआ एक तरफ ले गया। तुम क्या बिल्कुल पागल हो चुके हो मिस्टर वहाब? ये तुम क्या अनर्थ कर रहे हो? मैंने तुमसे साफ कहा था कि मुझे तुमसे कोई निकाह ही नहीं करना। ये सुनकर वहाब हल्का सा उसके तमतमाते चेहरे पर झुका। तो फिर ठीक है, मैं ऐसा ही करता हूँ कि बिना निकाह के ही अपना सारा पति होने का हक वसूल कर लेता हूँ। क्या विचार है तुम्हारा इस बारे में? अंजुमन बेबसी और लाचारी से उसे घूर कर रह गई। तुम अपनी इस हरकत पर बहुत पछताओगे मिस्टर वहाब। मैं तुम्हारी जिंदगी को नर्क बना दूंगी। वह गुस्से से चिल्लाई तो वहाब ने अगले ही पल उसके कांपते होठों पर अपनी उंगली रख दी। हमारे खानदान की औरतें बहुएं अपने मर्दों से कभी ऊंची आवाज में बात नहीं करती। यह हमारे खानदान की परंपरा और असूलों के खिलाफ है। अगर तुम थोड़ा सा समय और भारत में अपनी हवेली में रह जाती तो मैं तुम्हें ये सारे तौर तरीके सिखा देता। लेकिन खैर, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। चलो शाबाश, एक अच्छे बच्चे की तरह निकाह के लिए अपनी रजामंदी दे दो। हाँ बोलो, वरना फिर अपने सख्त तरीके से तुमसे अपना हक वसूल करना अच्छी तरह जानता हूँ। जब वहाब उसे दोबारा सबके सामने लेकर आया तो अंजुमन का पूरा वजूद खौफ और बेबसी से बुरी तरह कांप रहा था। उसका बस नहीं चल रहा था कि वह जमीन में समा जाए या कहीं ऐसी जगह गायब हो जाए जहां वहाब का साया भी उस तक ना पहुंच सके। मौलवी यूसुफ ने जैसे ही निकाह पढ़ाना शुरू किया, अंजुमन ने थरथराई आवाज में घबरा कर कहा, यस। ये सुनकर वहाब ने उसे तीखी और सख्त नजरों से घूरा। बेटा, निकाह में यस नहीं बोलते, कबूल है बोलते हैं। मौलवी यूसुफ ने झुंझलाते हुए कहा, क्योंकि उन्हें अपनी फीस लेकर किसी भी तरह इन खतरनाक लोगों के बीच से सही सलामत बाहर निकलना था, जहां खड़े हर दूसरे आदमी के पास कमर में पिस्तौल लगी हुई थी। और मौलवी यूसुफ को तो खुद अपनी जान के लाले पड़े हुए थे। इधर उनकी बात सुनकर अंजुमन पूरी तरह हड़बड़ा गई और उसके मुंह से निकला, मुझे कबूल है। ये दो सब सुनते ही वहाब के तपते दिल में जैसे ठंडक उतर गई और वह अंजुमन को बेइंतहा प्यार भरी नजरों से देखने लगा। अगर उसके बस में होता तो वह उसी वक्त अंजुमन को चीर कर रख देता। वह उसके लिए किस हद तक दीवाना है। और फिर थोड़ी ही देर के बाद वह उसे लेकर अपने उसी निजी फार्म हाउस में आ चुका था। अगली सुबह की किरणें बेहद रोशन और चमकदार थी। सुबह जब अंजुमन जागी तो कमरा बिल्कुल खाली था। वह जानकर दुश्मन वहाब कहीं पर भी मौजूद नहीं था, जिसे उसने मन ही मन में अल्लाह का शुक्र अदा किया। तरोताज़ा होने के लिए गुसलखाने में दाखिल हो गई, लेकिन सामने का नज़ारा देखते ही उसके मुंह से एक जोरदार चीख निकल पड़ी, क्योंकि वहाब इस वक्त सिर्फ एक तौलिया अपनी कमर के निचले हिस्से में लपेटे खड़ा था। उसका चौड़ा गठीला सीना अंजुमन की नज़रों के बिल्कुल सामने था, जिस पर हल्के हल्के बाल मौजूद थे, और वह आईने के आगे खड़ा दाढ़ी बना रहा था। अंजुमन को यूं अचानक चिल्लाते देखकर उसके चेहरे पर नापसंदगी के भाव भर आए। लड़की, क्या तुम्हें हर वक्त चीखने चिल्लाने के अलावा और कोई दूसरा काम नहीं है?
वह ये सुनकर और भी ज़्यादा घबरा गई। ये कौन-सा बेढंगा तरीका है? कोई भी समझदार इंसान अंदर से दरवाज़ा तो बंद करता है ना? वहाब ने लापरवाही से कंधे उचका दिए। कौन-सा इस कमरे में कोई गैर मौजूद है? पत्नी हो तुम मेरी, और वैसे भी तुम्हें तो मुझ पर पूरा का पूरा हक हासिल है। ये कहकर उसने अपनी बाईं आंख मटकाई तो अंजुमन झोंक कर दोबारा चिल्ला उठी। इससे पहले कि वो वहां से भाग पाती, वहाब ने कुर्ती से उसका नाजुक वजूद पकड़कर उसे वापस अपनी तरफ खींच लिया। जब तक मैं दाढ़ी बनाता हूँ ना, तब तक तुम दांत साफ कर लो या फिर चुपचाप मेरा साथ दो, क्योंकि मैं यहाँ अकेला बोर हो रहा हूँ। ये सुनकर अंजुमन गुस्से से उसे घूर कर रह गई, लेकिन फिर कुछ ही पलों के बाद उसका ध्यान भटक गया। वह वहाब को गौर से दाढ़ी बनाते हुए देखने लगी। चंद लम्हों के बाद उसके मन में भी बड़ी तीर इच्छा जागी। क्या मैं आपकी दाढ़ी बना सकती हूँ? अपने ही इन निकले हुए शब्दों पर वह खुद दंग रह गई, जबकि दूसरी तरफ ये सुनते ही वहाब के दिल में खुशी के मारे लड्डू फूटने लगे और उसने फौरन अंजुम के हाथ में उस तरह थमा दिया। अंजुम के हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। उसने हल्का सा अपनी एड़ियां ऊपर उठाई और वहाब ने अगले ही पल कुर्ती से उसे अपनी बाहों में उठा लिया और दीवार के सहारे टिका दिया, जिससे अंजुमन एक बार फिर बुरी तरह घबराकर बेचैन हो गई। अब इस तरह से तुम बिना किसी परेशानी के काम कर पाओगी। वहाब के मजबूत हाथ इस वक्त उसकी पतली कमर पर मजबूती से जमे हुए थे, जबकि अंजुमन की दोनों टांगें वहाब की पीठ के गिर्द लिपटी हुई थी और वह इस समय पूरी तरह उसकी गिरफ्त में जकड़ी हुई थी। शौहर को इतना भी ज्यादा ताकतवर नहीं होना चाहिए कि जब मन चाहा अपनी बीवी को उठाकर टांग दिया। वह बुरा सा मुंह बनाते हुए तुनतुनाकर बोली, तो वहाब बेकाबू होकर दिल खोल कर मुस्कुरा उठा। मैं ताकतवर नहीं हूँ, बल्कि तुम हद से ज्यादा कमजोर और नाजुक हो। जरा अपनी जान तो देखो, मेरे सिर्फ एक झटके की मार हो तुम। ये सुनते ही अंजुम के कांपते हाथों से उस तरह छूटकर सीधे जमीन पर जा गिरा। उसने बेकाबू होकर तुरंत वहाब के होठों पर अपनी हथेली रख दी। थरथराते लहजे में इल्तिजा की, आप कृपया इस तरह की बहकी बहकी बातें मत किया करें। मेरा दिल बहुत बेचैन और परेशान हो जाता है। वहाब एकदम खामोश होकर उसकी आंखों में देखने लगा। कुछ ही पलों के बाद जब उसने अंजुम को नीचे जमीन पर उतारा, तो वो हवा की तरह तेजी से बाहर की तरफ भागी। अंजुमन को अपने दिल की तेज धड़कनें अपने कानों में गूंजती हुई महसूस हो रही थी, जबकि उधर वहाब भी काफी देर तक अपनी जगह पर खड़ा खड़ा मंद मंद मुस्कुराता रहा। शाम के वक्त तैयार रहना, तुम्हें अपने साथ बाहर घुमाने लेकर जाऊंगा। वह सिर झुकाए बैठक में बैठी अपने हाथों की लकीरों को घूर रही थी कि तभी वहाब की आवाज सुनकर उसने बेहद हैरान होकर अपना सिर ऊपर उठाया, लेकिन तभी वहाब के होठों पर एक चालाक मुस्कान फैल गई। ज्यादा खुश होने की कोई जरूरत नहीं है छोटी लड़की। अगर तुम्हें ये मुगालता हो रहा है कि तुम वहां से भागने में कामयाब हो जाओगी, तो ये भी तुम्हारी सबसे बड़ी नासमझी और गलतफहमी है। ऐसा कोई भी फितूर अपने दिमाग में मत लाना, वरना अपनी पूरी बची हुई जिंदगी तुम्हें ऐसी हवेली के अंदर कैद रहकर काटनी पड़ेगी। अंजुमन ने अब की बार बहुत ही चिढ़कर मुंह बनाया। आपसे भला इसके सिवा और किसकी भलाई की उम्मीद की जा सकती है? आपका बस चले तो मुझे उम्र भर के लिए अपना गुलाम और कैदी ही बना ले। शाम के वक़्त वहाब सबसे पहले उसे अपने साथ एक बड़े बाज़ार लेकर गया। वहाँ उस बाज़ार में अंजुमन जिस खूबसूरत भारतीय लिबास, अनारकली सूट या किसी भी चीज़ पर सिर्फ नज़र डालती, वहाब बिना एक पल लगाए उसे फ़ौरन खरीद कर उसके हाथ में थमा देता। ज़रा सोचिए, अगर यहाँ अचानक मेरे अब्बा इरफान आ पहुँचे तो आप क्या करेंगे? अंजुमन ने उसे डराने की बचकानी कोशिश की, तो वह हल्का सा उसके कानों के करीब झुकते हुए धीमे से बोला, मैं तुम्हारे अब्बा इरफान के सामने भी हम दोनों का ये निकाहनामा रख दूंगा। और वैसे भी मैंने दादा जान अब्बास को हमारे इस रिश्ते की सारी बात बता दी है। उन्होंने मुझे पूरा भरोसा दिया है कि वह तुम्हारे अब्बा इरफान को अच्छी तरह समझा बुझा लेंगे। और रही बात तुम्हें समझाने की, ये मेरा अपना काम है। अंजुमन इस बात को बड़ी गहराई से देख रही थी कि वे दोनों जहाँ कहीं भी कदम रख रहे थे, वहाँ मौजूद लड़कियां वहाब को आंखें फाड़ फाड़ कर मुग्ध होकर देख रही थी, मानो वो किसी विशाल रियासत का कोई रूपवान शहजादा हो। खैर हकीकत भी कुछ ऐसी ही थी, क्योंकि वहाब बेहद आकर्षक, प्रभावशाली और रौबदार व्यक्ति का स्वामी था। वह इस वक्त अपने मोबाइल में पूरी तरह मसरूफ था और बड़े से आईने के सामने खड़ा था। तभी जब अंजुमन की नज़र उस आईने में उसके अक्स पर पड़ी, तो अंजुमन की निगाहें वहीं की वहीं ठहर गई। सुंदरता और मर्दानी कसी के मामले में उसने हमेशा अपने जीवन साथी के रूप में वहाब जैसे इंसान का सपना देखा था, जिसके चौड़े कंधे हो, जो मजबूत इरादों का मालिक हो और जो अपने अल्लाह के अलावा दुनिया में किसी के आगे झुकता ना हो, सिवाय अपनी अंजुमन की मोहब्बत के। इसी ख्याल के जरे असर वह धीमे धीमे छोटे छोटे कदम आगे बढ़ाने लगी। वहाब के सामने जाकर खड़ी हो गई। क्या हुआ मिसेज वहाब, आपको कोई चीज पसंद नहीं आ रही है क्या?
उसके संवरे हुए बालों को बिखेरते हुए बोला, क्या कर रहे हैं आप? यहाँ आसपास और भी लोग मौजूद हैं, वे देखेंगे तो क्या सोचेंगे? अंजुमन ने नाराजगी से जवाब दिया। तो वहाब ने बेपरवाही से कंधे उचका दिए। मुझे उनके सोचने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे पड़ता है मिस्टर वहाब। खैर, मैं आपसे ये पूछना चाहती थी, क्या आप मुझसे कितना डरते हैं? ये सुनकर वहाब ने उसे डरने का झूठा नाटक किया और मासूम सा चेहरा बनाकर बोला, मुझे तुमसे बहुत ज्यादा डर लगता है। जब तुम इस तरह खूंखार नजरों से मुझे घूरती हो ना, तो मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। अचानक उसकी आवाज दोबारा से भारी और गहरी हो गई तो अंजुमन को घबराहट होने लगी, कहीं ऐसा ना हो कि वह सब लोगों के सामने ही बहक जाए। इसलिए वह तुरंत थोड़ा किनारे की तरफ खिसक गई। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि आप झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि आप झूठ बोलने में तो बहुत ही माहिर हैं। इतना कहकर वो बाहर की तरफ निकल गई। अभी तक उसे वहां से भागने का कोई भी मौका नहीं मिला था, लेकिन जब वहाब उसे अपने साथ खाना खिलाने के लिए एक बड़े भोजनालय में लेकर गया तो वह हाथ मुंह धोने के बहाने उस जगह से पिछले हिस्से से चुपचाप बाहर निकलने में कामयाब हो गई। और अब वो सड़कों पर बेतहाशा दौड़ रही थी। उसके साथ साथ वो खौफजदा नजरों से बार बार पीछे मुड़कर भी देख रही थी। जबकि दूसरी तरफ भोजनालय में बैठे वहाब को भी इस बात का तुरंत पता चल चुका था, क्योंकि कल रात अंजुमन के सोते हुए उसने सुई की नोक जितना छोटा सा यंत्र अंजुमन की बाह में लगा दिया था, जिसके जरिए वह उसे हर जगह खोज सकता था, चाहे वह उसे कितनी ही दूर क्यों न चली जाती। अभी भी वहाब को अपनी घड़ी पर अंजुमन की स्थिति दूर जाती हुई नजर आ रही थी। इस नादान लड़की का कुछ नहीं हो सकता। वह एक गहरी सांस छोड़ता हुआ अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ, लंबे लंबे कदम भरता हुआ तेजी से बाहर निकल गया। अचानक अंजुमन को अपने सामने से एक गाड़ी आती हुई दिखाई दी, जो विपरीत दिशा से आ रही थी। उसने जोर जोर से अपने हाथ हिलाने शुरू कर दिए, क्योंकि वह किसी तरह उससे सहारा मांगकर दादा जान अब्बास की हवेली में पहुंचना चाहती थी। जैसे ही गाड़ी आकर रुकी, वो भागती हुई आगे वाली सीट की तरफ बढ़ी। जैसे ही उसने दरवाजा खोला तो सामने ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए वहाब को देखकर उसकी सांसें हलक में अटक गई। वहाब ने गजब सी फुर्ती दिखाई और उसका हाथ पकड़कर उसे एक ही झटके में अंदर खींच लिया। मैंने तुम्हें क्या समझाया था नन्ही लड़की? उसकी नाजुक गर्दन पर अपनी हथेली रखकर उसके चेहरे को अपने करीब लाते हुए उसने पूछा। तो अंजुमन ने घबराकर बेबाक अंदाज में नामे सिर हिलाया। मैं बस थोड़ी देर के लिए टहलने निकली थी। आपको तो पता है ना कि मेरी आदत है खाना खाने के तुरंत बाद टहलने की। थोड़ी देर के लिए दौड़ती हूँ, बस इसलिए दौड़ रही थी। घबराहट और बड़बड़ाहट में उसके मुंह में जो भी कुछ आ रहा था वो बिना सोचे बोले जा रही थी, जबकि वहाब के होंठ एक बार फिर मुस्कुराहट में ढल गए। क्या मेरे माथे पर बेवकूफ लिखा हुआ है? ये सुनकर अंजुमन ने तेजी से नामे सिर हिला दिया। अब तुम ही मुझे बताओ कि तुम्हारी इस भारी गलती की क्या सजा होनी चाहिए? वहाब का लहजा काफी सामान्य था, जबकि अंजुमन को लग रहा था कि वह आज उसकी जान ही ले लेगा। लेकिन वहाब का ऐसा कोई बुरा इरादा नहीं था, वह सिर्फ उसे डराता धमकाता था, क्योंकि हकीकत में तो वह उसे जरा सा भी तकलीफ पहुंचाने के बारे में सोचता तक नहीं था। दूसरा, उसे ये भी चिंता थी कहीं ऐसा ना हो कि उसके सख्त रवैये से तंग आकर अंजुमन एक बार फिर से उसके खिलाफ मन में मैल बैठा ले। वह अब बस उसे ये जताना चाहता था, वह जो कुछ भी करता है उसकी भलाई के लिए करता है, और उसका इरादा अंजुमन के पैरों में बेड़ियां डालने का बिल्कुल नहीं था। अल्लाह ताला माफ करने वालों को बेहद पसंद करता है। आप भी मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपके लिए हमेशा दुआएं करूंगी। ये सुनते ही वहाब ने उसे उठाकर सीधे अपनी गोद में बिठा लिया। अंजुमन उसके और गाड़ी के स्टीयरिंग के बीच बिल्कुल फंस कर रह गई थी। स्टीयरिंग उसकी कमर में चुभ रहा था, लेकिन वहाब ने अगले ही पल अपनी सीट को पीछे की तरफ झुका दिया। अंजुमन पूरी तरह उसके ऊपर आ लेटी थी और उसकी तेज धड़कनें वहाब के सीने से रगड़ खा रही थी, जिसे अंजुमन का पूरा बदन शर्म और तपिश से गर्म होने लगा। उफ वहाब, आप ये क्या कर रहे हैं? उसने थरथराती आवाज में कहा तो वहाब उसकी तेज धड़कनों को अपने हाथों में भरकर सहलाने लगा। मेरी जान, मैं तो बस तुम्हें एक छोटी सी सजा दे रहा हूँ, जो तुम्हें पूरी जिंदगी याद रहेगी। लेकिन एक बात का पक्का भरोसा देता हूँ, इस सजा में तुम्हें मुझसे भी ज्यादा मजा आने वाला है। ये कहकर वहाब ने एक बार फिर उसे स्टीयरिंग से सटाया और उसके कांपते होठों को अपने होठों की गिरफ्त में ले लिया। वे दोनों इस वक्त गाड़ी के अंदर उस सुनसान सड़क पर पूरी तरह अकेले थे। अंजुमन की सांसें बुरी तरह उखड़ रही थी। वहाब के मुंह के अंदर ही घुट कर रह गई। कुछ ही पलों के बाद जब वह उससे थोड़ा अलग हुआ तो अंजुमन तेजी से गहरी गहरी सांसें लेने लगी। उसका गोरा चेहरा शर्म से लाल टमाटर जैसा दहक उठा। वहाब ने गाड़ी के भीतर की मध्यम रोशनी जलाई तो अंजुमन का रूप उस उजाले में दमकने लगा। तुम बेहद खूबसूरत हो प्यारी लड़की,
और तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकती कि तुमने मुझे किस हद तक अपने प्यार में दीवाना बना रखा है। ये कहकर वहाब ने उसकी कसी हुई कुर्ती को उसके नाजुक कंधों से थोड़ा सा नीचे सरकाया और वहां अपने गर्म होंठ टिका दिए। वहाब वहां कंधे पर मौजूद तिल को लगातार चूम रहा था, जबकि अंजुमन के मुंह से धीमी धीमी सिसकियां फूट रही थी। वहाब, कृपया ऐसा मत कीजिए, रुक जाइए। वो उसे रोकने की बेबस कोशिश कर रही थी, जबकि वहाब उसकी इन मदहोश आवाज़ों को सुनकर पहले से भी ज़्यादा बेकाबू हो रहा था। मुझे समझ नहीं आता कि तुम आखिर मुझसे इतना दूर क्यों भागती हो। अगर तुम्हें ये पता चल जाए कि मैं तुमसे किस हद तक बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ, तो तुम खुद को पूरी दुनिया की सबसे ज़्यादा खुशकिस्मत लड़की समझने लगोगी। ये कहकर वहाब ने एक बार फिर उसकी धड़कनों को अपने हाथों में लेकर हल्का सा दबा दिया। अंजुमन दर्द और सिहरन से तड़प कर रह गई, क्योंकि आपने मुझे जबरन उठाकर मुझसे ज़बरदस्ती निकाह किया है और इस सब ज़्यादती के बाद भी आप मुझसे ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि मैं आपके साथ खुशी-खुशी अपनी शादीशुदा ज़िंदगी शुरू कर दूँ, जो कि किसी भी कीमत पर मुमकिन नहीं है। वहाब ये सुनकर एकदम से गंभीर हो गया। तुम सिर्फ़ और सिर्फ़ 2 महीने के लिए पूरे दिल से मेरे साथ रहो। मैं तुमसे पक्का वादा करवाता हूँ कि इसके बाद मैं तुम्हें पूरी तरह आज़ाद कर दूँगा। फिर उसके बाद तुम जो भी फैसला करोगी, वो मुझे सिर आँखों पर मंज़ूर होगा। चाहे तो खुशी से मेरे साथ ज़िंदगी बिताना या फिर हमेशा के लिए मुझसे दूर चली जाना। ये शब्द वहाब ने न जाने अपने दिल पर कितना भारी पत्थर रखकर कहे थे। सिर्फ़ वही जानता था, वह उसका रब जानता था। अंजुमन ने कुछ कहने के लिए होंठ खोले, तो वहाब ने उसके निचले होठों को दोबारा से अपनी गिरफ्त में ले लिया और उसे चूमने लगा। अंजुमन की आँखें खुद ब खुद बंद होने लगी। वहाब के व्यक्तित्व में ही कुछ ऐसा नशा था, जो उसके होशो-हवास पर सवार होकर नाच रहा था। ठीक है, मुझे ये शर्त मंज़ूर है, लेकिन आप अपने वादे से बिल्कुल नहीं मुकरेंगे। वह उसके हाथों से खुद को छुड़वाते हुए बोली, तो वहाब ने कोई भी जवाब दिए बिना उसके हाथों को थामकर उसकी पीठ के पीछे ले जाकर बाँध दिया। मुझे सब पता है नन्ही लड़की, फ़िक्र मत करो, तुम्हारा मर्द अपनी ज़ुबान का पक्का है। मैं तुम्हारे बाप की तरह नहीं हूँ, जो वादा करके मुकर जाए। अंजुमन ने उसे नाराज़गी से देखा। वह आपके चाचा जान हैं, थोड़ा-सा तमीज़ और अदब से बात कीजिए। वहाब ने फौरन अपना एक कान पकड़ा और जुबान दांतों तले दबाते हुए कहा, मुझे बेहद अफ़सोस है। वो मेरे चाचा जान होने के साथ-साथ मेरे ससुर साहब भी हैं। मैं ये बात भला कैसे भूल सकता हूँ। वहाब ने हल्की मुस्कुराहट के साथ उसका हाथ पकड़ा, उसे अपने और ज़्यादा करीब खींच लिया। उसके मजबूत बाजों ने अंजुमन की कमर के गिर्द घेरा कस दिया और उसे खींचकर अपने चौड़े सीने से इस तरह सटाया। अंजुमन के दिल की धड़कनें वहाब के सीने पर साफ महसूस होने लगी। वहाब के हाथ धीरे-धीरे उसकी कमर पर फिसलने लगे, जिनकी गर्माहट अंजुमन के पूरे बदन में एक सनसनी दौड़ा रही थी। अचानक वहाब का हाथ अंजुमन की कुर्ती के निचले हिस्से से अंदर दाखिल हुआ। उसकी कमर की कांपती त्वचा को छूते हुए ऊपर की ओर बढ़ने लगा। उसकी उंगलियों के पोरों ने अंजुमन के भीतर वस्त्र की पट्टी को छुआ और वह उसके साथ खेलने लगा। इस गहरे स्पर्श पर अंजुमन की सांसें जैसे थम सी गई। अंजुमन होंठ काटते हुए कांपती आवाज में बोली, वहाब प्लीज। उसके होठों से बेकाबू सिसकियां निकलने लगी, जो गाड़ी के शांत माहौल में गूंज उठी। वहाब के लिए ये सिसकियां किसी तेज नशे से कम नहीं थी। वह और ज्यादा मदहोश होने लगा। उसकी सांसें भारी हो चुकी थी, उसका जुनून सिर चढ़कर बोल रहा था। अगले ही पल वहाब ने बिना देर किए अंजुमन को उठाया और आगे की सीट से धकेलकर गाड़ी की पिछली सीट पर लिटा दिया। वो पल भर में उस पर पूरी तरह हावी हो गया। उसका भारी वजन, उसकी बेपनाह दीवानगी अब अंजुमन के होश उड़ा रहे थे। वहाब झुका और अपने होठ अंजुमन की नाजुक गर्दन पर रख दिए। वह उसकी गर्दन को चूमने लगा और फिर आहिस्ता-आहिस्ता नीचे उसकी धड़कनों और सीने के करीब अपने होठ ले आया। अंजुमन का पूरा बदन इस तीव्र स्पर्श से बुरी तरह कांप उठा। वह जानती थी वह उस वक्त पूरी तरह से बेबस और लाचार है। उसके अंदर का खौफ और शर्म एक साथ जाग उठे थे। आंखों से बेकाबू आंसू छलककर उसके गालों पर बहने लगे। अंजुमन ने रोते हुए अपने दोनों हाथों से उसके चौड़े सीने को पीछे धकेलने की नाकाम कोशिश की। हद से ज़्यादा बढ़ रहे हैं आप, प्लीज़ यहीं पर रुक जाइए। वहाब, अल्लाह के वास्ते मुझ पर रहम कीजिए, मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। उसकी पिघलती हुई बेबस आवाज़ और आंखों के बहते आंसू वहाब के दिल पर खंजर की तरह चुभे। वह जो अपनी दीवानगी के सैलाब में बहता जा रहा था, अंजुमन की इन सिसकियों और आंसुओं को देखकर एकदम से स्तब्ध रह गया। उसने तुरंत अपने हाथ रोक लिए, अपना चेहरा ऊपर उठाया, अंजुमन के आंसुओं से भीगी चेहरे को देखा। उसके अंदर का उठता तूफान पल भर में शांत पड़ गया और उसने अपने दोनों हाथों से अंजुमन के चेहरे को थामकर उसके आंसू अपने होठों से पोंछे।
तुम मुझे बहुत ज़्यादा तड़पा रही हो प्यारी लड़की, लेकिन मैं भी मजबूर हूँ। तुम्हारी बात मान लेने के सिवा मेरे पास अब कोई चारा नहीं। उस रात वहाब ने अंजुमन को अपनी उस बड़ी हवेली में छोड़ा और पूरी रात वापस नहीं लौटा। अंजुमन अच्छी तरह जानती थी कि उसके ना लौटने की क्या वजह थी। अंजुमन को पहले लगता था कि उसके दिल में वहाब के लिए किसी भी हाल में प्यार पैदा नहीं हो सकता, लेकिन ये उसकी बहुत बड़ी गलतफ़हमी साबित हुई। वहाब को लेकर उसके ज़हन में जितनी भी गलत धारणाएँ थीं, वह सब धीरे-धीरे दूर हो चुकी थी। वहाब दिल का बुरा इंसान नहीं था और ना ही वो कोई जालिम शख्स था। एक दिन उसे वहाब की एक पुरानी डायरी मिली थी, जिस डायरी के हर पन्ने का सिर्फ़ उसी का नाम लिखा हुआ था। वह बचपन से ही उसे शहज़ादी कहकर पुकारता था और ये बात अंजुमन को बहुत अच्छी तरह याद थी। लेकिन क्योंकि उसका स्वभाव बहुत सख्त और रौबदार था, इसलिए वह उससे कतराती थी और दूर भागती थी। सिर्फ डायरी ही नहीं, बल्कि वहाब ने उसके कई सुंदर चित्र भी अपने हाथों से बनाए हुए थे। ये बात अंजुमन को तब पता चली, जब वो उसकी इजाज़त के बिना उसके चित्र कक्ष में चली गई थी और बाद में वो इस बात से साफ मुकर भी गई थी, जबकि वहाब को बहुत अच्छे से मालूम था, क्योंकि वह सुरक्षा कैमरों में अंजुमन को वहाँ जाते हुए देख चुका था। वो अभी यही चाहता था अंजुमन को खुद ये एहसास हो जाए कि वह उसे किस हद तक चाहता है। वहाब ने अंजुमन को पूरी तरह से अपना आदी बना लिया था। सुबह से लेकर शाम तक अंजुमन का दिमाग सिर्फ उसी के ख्यालों के इर्द-गिर्द घूमता रहता। कुछ ही दिनों के बाद वहाब ने उस पर लगी सारी पाबंदियाँ और बंदिशें भी हटा दी थी। अब वो अपनी मर्जी से जहाँ चाहे आ जा सकती थी। इस आज़ादी के दौरान अंजुमन ने एक बार भागने का इरादा भी किया था, लेकिन उसका अपना ही दिल इस बात के लिए राज़ी नहीं हो पा रहा था। रोज़ रात को सोने से पहले वहाब उसके साथ टहलने के लिए बाहर जाता था और ये 1 घंटा अंजुमन को सबसे ज़्यादा अज़ीज़ था, जिसमें सिर्फ़ वे और वहाब साथ होते थे। रात का सन्नाटा होता था, अंजुमन की कभी न ख़त्म होने वाली बातें। वहाब खुद ज़्यादा बातें नहीं करता था, वह बस चुपचाप अंजुमन की बातें सुना करता था और उसकी नादान बातों पर मंद-मंद मुस्कुरा देता था। अंजुमन जानबूझकर अपनी बातों में दूसरे लड़कों का ज़िक्र छेड़ देती थी, क्योंकि वहाब को ईर्ष्या से जलाना चाहती थी। लेकिन वहाब को तो जैसे इन बातों से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था, जबकि इधर अंजुमन को अब खुद वहाब की उस अच्छी दोस्त से गहरी चिढ़ और परेशानी होने लगी थी, जो वहाब की खास दोस्त होने के साथ-साथ उसकी सेक्रेटरी सारा भी थी। अंजुमन को वो हद से ज़्यादा ज़हर लगने लगी थी, क्योंकि एक दिन जब वो वहाब के साथ उसके व्यापारिक जलसे में गई, तो वहाँ पर उसकी सेक्रेटरी सारा बार-बार उसके करीब आ रही थी और ज़रूरत से ज़्यादा घुलने-मिलने की कोशिश कर रही थी, जबकि वहाब भी मुस्कुराते हुए उसकी बातों का जवाब दे रहा था। ये नज़ारा देखकर आंसुओं का घूँट अंजुमन के गले में अटक गया। जलन व गुस्से से उसकी हालत खराब होने लगी। उसने वहाब के पास जाकर रोती हुई आवाज़ में कहा, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो रही है, मुझे तुरंत घर वापस जाना है। वहाब ये सुनकर बुरी तरह घबरा गया। जब वे दोनों गाड़ी में आकर बैठे, तो अंजुमन ने अपना चेहरा दोनों हाथों में छिपाकर फूट-फूट कर रोना शुरू कर दिया, जिससे वहाब के तो हाथ-पाँव ही फूल गए। क्या हुआ शहज़ादी? क्या तबीयत सच में बहुत ज़्यादा बिगड़ गई है? रुको, मैं तुम्हें अभी डॉक्टर के पास लेकर चलता हूँ। ये सुनकर अंजुमन ने उसे भस्म कर देने वाली नज़रों से देखा। मुझे किसी डॉक्टर के पास नहीं जाना और आपको मुझ पर ये झूठा एहसान जताने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये मेहरबानी उसी 2 कौड़ी की औरत पर जाकर दिखाइए, जिससे आप थोड़ी देर पहले इतने बेतकल्लुफ़ हो रहे थे। इतना तो कभी आप मेरे साथ नहीं हँसे जितना उसके साथ खिलखिलाकर हँस रहे थे। एक तरफ तो आप मुझसे बेपनाह मोहब्बत के बड़े-बड़े दावे करते हैं और दूसरी तरफ मेरे सामने ही दूसरी औरतों को ताकते रहते हैं। आखिर ये किस तरह का प्यार है आपका? आखिर आप किसी एक पर टिक कर क्यों नहीं रह सकते? ये सुनकर वहाब का मुँह हैरानी के मारे खुला का खुला ही रह गया। लेकिन तुम तो हमेशा कहती थी, तुम्हें मुझसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अंजुमन ने बीच में ही उसकी बात काट दी। हाँ, मुझे सच में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने तो वैसे भी कुछ ही हफ्तों के बाद आपको हमेशा के लिए छोड़कर चले जाना है। ये कहकर उसने एक बार फिर से रोना शुरू कर दिया था। न जाने क्यों अब वहाब से दूर होने का ख्याल ही उसे अंदर तक बेपनाह दर्द पहुंचा रहा था। वह उस जान के दुश्मन से प्यार नहीं करना चाहती थी, लेकिन पूरी तरह बेबस हो चुकी थी, क्योंकि उसे सचमुच वहाब से बेइंतहा मोहब्बत हो गई थी। ठीक है, अब मैं दोबारा कभी भी उसके साथ इस तरह हंसकर बात नहीं करूँगा। आप उसे तुरंत सेक्रेटरी के पद से हटा दीजिए। मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि उस औरत की परछाई भी आप पर पड़े। अंजुमन इस वक्त पूरी तरह एक असली बीवी जैसा अधिकार जता रही थी। वहाब ने जोरों-शोरों से हाँ में अपना सिर हिला दिया। बेगम साहिबा, आपने हुक्म दिया है तो बस समझ जाइए, आपके इस गुलाम ने हुक्म की तालीम कर दी है।
ठीक है, मैं उसे सेक्रेटरी के पद से हटा दूँगा, बस अब आप रोना बंद कीजिए और चुप हो जाइए। ये 2 महीने का समय जैसे पंख लगाकर उड़ गया और इन 2 महीने पूरे होने के बाद अंजुमन अपनी जिद पर अड़कर वापस विदेश अपने परिवार के पास आ चुकी थी। इरफान ने जब अपनी बेटी को देखा तो वो बेचैनी से उसकी तरफ लपके। अंजुमन ने अपने पिता को पूरा दिलासा दिया कि वहाब ने उसे किसी भी तरह की कोई तकलीफ नहीं पहुँचाई, बल्कि वहाब ने तो उसका हद से ज़्यादा ख़्याल रखा है। वहाब को लेकर अंजुमन की पूरी सोच बदल चुकी थी, जबकि इधर अंजुमन के जाने के बाद वहाब को अपना विशाल बंगला काटने को दौड़ता था। वह हर पल बस अंजुमन के संदेश का इंतजार कर रहा था। कभी-कभार जब उसे ये डर सताता कहीं अंजुमन उससे हमेशा के लिए अलग ना हो जाए, तो ये सोच ही उसके पूरे जिस्म पर कोड़ों की तरह बरसती थी। उसे ये भी लगता था कि वह अपना वादा तोड़ देगा और अगर इस बार अंजुमन ने उसे जुदा होने की बात कही, तो उसे छोड़ने के बजाय ज़बरदस्ती वापस अपने साथ उठा लाएगा। वह 1 हफ्ते से ज़्यादा सब्र नहीं कर सका और सीधे विदेश पहुंच गया। सुबह जब अंजुमन सोकर उठी तो वहाब को अपने सामने खड़ा देखकर उसका दिल खुशी से झूम उठा। उसके मुरझाए चेहरे पर रौनक पूरी तरह लौट आई और इस बात को उसके माँ-बाप ने भी साफ महसूस किया। वहाब ने न सिर्फ इरफान से अपने किए की माफ़ी मांगी, बल्कि इस बार उसने बाकायदा पूरी इज्जत के साथ अंजुमन का हाथ मांगा। इरफान ने भी अब की बार खुशी-खुशी वहाब के हाथों में अपनी बेटी अंजुमन का हाथ सौंप दिया और फिर अगले ही महीने भारत जाकर पूरे खानदान ने उन दोनों का बेहद धूमधाम से निकाह करवा दिया। वे दोनों इस वक्त सजे हुए मंच पर एक साथ बैठे हुए थे। तभी वहाब उसके कानों के करीब झुकते हुए धीमे से बोला, शहजादी, क्या आज आपने अपने आप को मानसिक रूप से पूरी तरह तैयार कर लिया है? ये सुनकर अंजुमन ने शर्म और हया से अपनी पलकें झुका ली। क्या इसका जवाब मैं आपको आज रात को सोच समझ कर दूं? उसने शरारती अंदाज में कहा तो वहाब ने उसे बनावटी नाराजगी भरी नजरों से देखा। रात के वक्त आपको सोचने का जरा भी समय नहीं मिलेगा। रात का वो पल सिर्फ और सिर्फ हमारी मोहब्बत का होगा और आपको अपनी पूरी रजामंदी दिल के साथ खुद को मुझे सौंपना होगा। उस हसीन रात अंजुमन ने पूरी तरह खुद को वहाब की बाहों में सौंप कर हमेशा हमेशा के लिए खुद को उसके नाम कर दिया। वहाब ने भी उसे बड़ी शिद्दत और पाकीज़ा मोहब्बत से अपने आगोश में समेट लिया। जहाँ तक खानदान के बाकी लोगों का सवाल था, तो वहाब उन सबको अपनी मोहब्बत का कायल बनाने में पूरी तरह कामयाब हो चुका था। अंजुमन को भी अब इस बात का पूरा यकीन हो चुका था। वहाब जैसे बेपनाह मोहब्बत और सुरक्षा का एहसास उसे दुनिया में कोई दूसरा इंसान नहीं दे सकता। जिसने अंजुमन की बचपन की नादानियों पर कभी उस पर शक नहीं किया था, बल्कि वह हर मोड़ पर उसके लिए एक अटूट और महफूज किला बनकर खड़ा रहा था। आज की कहानी कैसी लगी, कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। इसमें हमें आपकी पसंद को समझने में मदद मिलती है। और हाँ, आगे आने वाली खूबसूरत रोमांटिक कहानियों के सफ़र में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।